करीब 42 साल का एक आदमी अपने खास दोस्त के पास बैठा हुआ था। इसी बीच में दोनों की बातचीत का सिलसिला चल रहा था और बातचीत करते करते जब उसने अपने मोबाइल देखा तो मोबाइल देखते ही पता चलता है कि उसके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी है। अपने दोस्त से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे मोबाइल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। दोस्त ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। इसी बीच में दोस्त ने दोस्त को मोबाइल दे दिया और मोबाइल देने के बाद वो अपनी ही पत्नी को मैसेज करता है। लेकिन जब मैसेज कर रहा था तो उसने ये बताने की कोशिश नहीं की कि वो उसका पति बात कर रहा है, बल्कि ऐसा ही जाहिर होने दिया जिसका वो मोबाइल है वही बात कर रहा है। शुरुआत होती है, भाभी जी आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, आप देखने में बहुत अच्छी हैं, आप बातें बहुत अच्छी करती हैं। भाभी की एक एक बात की तारीफ करना शुरू कर दिया। जो भाभी के अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ थीं उस अच्छाइयों पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। उधर भाभी भी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, बातों का जवाब दे रही थी, खुश हो रही थी और ऐसे ही करते करते करीब करीब 10 से 15 मिनट का समय बीत जाता है। इसी बीच में उसने अपनी तरफ से लिखा आई लव यू, और जब आई लव यू लिखा जाता है तो उधर से जवाब आता है आई लव यू टू। आई लव यू टू का जवाब आते ही अब ये व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। उसने सोचा कि शायद यहीं से कुछ ऐसी बात हुई है जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी, और वो कल्पना जाकर रुकती है एक कत्ल पर। कत्ल भी इतना भयानक रूप में होता है, कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी कोई करेगा। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो कातिल एक गलती कर जाता है और उस गलती की वजह से वो पकड़ा जाता है। हालांकि पुलिस ने उसे पकड़ा जरूर, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई सबूत नहीं जुटा पाई है। पुलिस का दावा यह है कि हमने सबूत जुटा लिए हैं, लेकिन अदालत में ये केस कितने दिन टिक पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उसने गलती क्या की थी और कत्ल कैसे किया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पुणे। ये तारीख है 28 अक्टूबर 2025 और एक व्यक्ति जिसका नाम होता है समीर पंजाबराव जाधव, जिसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास होती है। फैब्रिकेशन यानी कि वेल्डिंग मशीन का वगैरह काम करता है, लोहे का काम करता है। वो सीधा बारजे मालवाड़ी पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ जाने के बाद चुपचाप बैठा हुआ था और बैठा हुआ रो रहा था। इसी बीच में किसी की नज़र पड़ जाती है। जब नज़र पड़ती है तो उससे पूछा जाता है कि क्या बात है, क्या परेशानी, तुम बैठ के यहाँ रो क्यों रहे हो, जो बात है साफ से जाके बताओ, पूरी कहानी बयां करो, क्या है। तो जब उसने बार बार उससे कहा जाता है तो वो बात करने में असमर्थ हो रहा था, परेशान हो रहा था। साहब की नज़र पड़ जाती है। साहब उसे अपने पास बुलाते हैं। बुलाने के बाद उसे पास से बिठाते हैं और बिठाने के बाद कहते हैं कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, क्या बात है। रोते हुए कहता है कि साहब 26 अक्टूबर 2025 की दोपहर 2:15 के बाद से उसने उसकी पत्नी को नहीं देखा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, 2 बच्चे हैं, माँ हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैंने अपनी पत्नी को तलाश नहीं किया है, ढूंढा नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी मिल ही नहीं रही है। अब आप ही कुछ मदद कर दीजिए। पुलिस वाले ने ये बात सुनी। उसने कहा कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बात है वो लिखकर एक कागज़ पर दो, उसके बाद फिर हम इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाएंगे। जैसा पुलिस वालों ने कहा उसने ठीक वैसा ही किया। आखिरकार समीर ने एक एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन के आधार पर गुमशुदगी में मुकदमा दर्ज हो जाता है। शुरुआत में पुलिस इस मामले को ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेगी, लेकिन शुरुआत से ही पुलिस ने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना शायद उसे लेना चाहिए था। एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि साहब 2:15 के आसपास का वक्त था और 26 अक्टूबर की ये तारीख थी, और ये श्री राम मिसल हाउस है जो कि गोगलवाड़ी फाटा एक इलाका है, सिंधेवाड़े के आसपास मैंने आखिरी बार उसको अपनी पत्नी को देखा था। इसके बाद उसका कहीं भी आता पता नहीं है, कहीं देखा नहीं गया। पुलिस वालों ने जो उस इलाके का एक स्टेशन लगता है राजगढ़ पुलिस स्टेशन, वहाँ की पुलिस से भी कहा कि इस मामले की जो जाँच पड़ताल होनी चाहिए वो राजगढ़ से होनी चाहिए, लेकिन वो पहुँच जाता है वारजे पुलिस स्टेशन में। लेकिन वारजे पुलिस स्टेशन और राजगढ़ दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया और कोऑर्डिनेशन बनाने के बाद कहा कि ठीक है, इस मामले की जांच पड़ताल हम लोगों को मिलके ही करनी चाहिए। लेकिन पुलिस ने जैसे एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करने के बाद एक बार तो बातचीत की पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पुख्ता तरीके से, लेकिन आगे चल के उतनी ईमानदारी से बात नहीं कर पा रहे थे। अभी तारीख अगली बदल जाती है, 29 अक्टूबर आ जाता है। 29 अक्टूबर की सुबह की बात थी। वो संतरी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। संतरी देखते ही कहता है कि तुम तो कल भी आए थे। कह रहा कि जब कल आया था, कल तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, बस ये जानने के लिए आया था कि आखिरकार मेरी पत्नी के मामले में कुछ प्रोग्रेस है या नहीं है, बस यही जानने के लिए आया था। वो अंदर उसे भेज देता है बड़े साहब के पास, और बड़े साहब देखते कहते हैं कि आप घर जाओ और हमारी टीम पूरा काम कर रही है, आप चिंता मत करो, हम जल्दी ही तुम्हारी पत्नी को तलाश करके ले आएंगे।
जब ये बात आती है वो घर चला जाता है। ऐसे ही 30 अक्टूबर को जाता है, 31 अक्टूबर को जाता है, 1 नवंबर को, 2 नवंबर को। इस तरह से लगातार वो हर दिन जाता था। हर दिन जाते ही बड़े अधिकारी के पास जाके हाथ जोड़कर खड़ा हो जाया करता था, और जो बात करता था तो आंखों से आंसू टपकते रहते थे। बस पुलिस वालों को भी उस पर दया आ रही थी। उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उसका 3री क्लास में पढ़ता है, दूसरा बालक है उसका वो 5वीं क्लास में पढ़ता है। छोटे बच्चे हैं। उधर माँ भी है, माँ भी परेशान हो रही थी कि बहू कहाँ चले गई है। इससे पहले कभी नहीं हुआ। साल 2017 में शादी हुई थी। इन दोनों मियाँ बीवी के बीच कभी कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, कुछ फसाद भी नहीं है, लेकिन बीवी का अचानक से यूँ चले जाना वाकई ये परेशान करने वाली बात तो थी। जब वो अपने काम पे जाता है तो काम पे जाने से पहले वो एक बार पुलिस वालों के पास ज़रूर जाता है, ये जानने के लिए कि साहब मेरी बीवी के मामले में कुछ प्रोग्रेस हुई कि नहीं हुई। अब एक दिन ऐसा होता है कि एक बड़े साहब होते हैं, डीसीपी संभाजी कदम, उनके सामने वो जैसे उस थाने के अंदर जाते हैं। थाने के अंदर जाने के बाद वो पुलिस वालों से बातचीत कर रहा था। इसी बातचीत को डीसीपी साहब ने सुन लिया और देख लिया। जब वो बात कर रहा है तो अपनी बीवी के गायब होने की, गुमशुदगी की पूरी बात बता रहा था। अधिकारी ने कहा कि अभी कुछ नहीं कहना, साहब आए तो साहब से हम लोग बात करेंगे, उसके बाद फिर तुम्हारे मामले में बातचीत करेंगे। लेकिन साहब की जैसे नज़र पड़ती है, साहब उसे बुलाते हैं। उसे बुलाने के बाद उससे पूछ रहे थे कि क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या परेशानी है। उसने फिर से वही कहानी को दोहराना शुरू कर दिया कि मेरी पत्नी 26 अक्टूबर 2025 की दोपहर लगभग 2:15 से गायब है। राजगढ़ थाना क्षेत्र की एक जगह लगती है, वहाँ पर वो उसे अंतिम बार देखा गया था। उसके बाद कुछ उसका अता पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं, कि डीसीपी जो होते हैं, उनके दिमाग खटक जाता है। पहली बार जब वो सिपाही से बात कर रहा है और उसने दरोगा से बातचीत की थी, तब वो बातचीत में कुछ अलग तरह से बोल रहा था, डीसीपी के सामने कुछ अलग तरह से बात कर रहा था। इसके बाद वो उसे पानी पिलाते हैं, कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद आना, फिर बात करते हैं। लेकिन उसे थाने में ही बिठा दिया जाता है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद करीब करीब फिर से एक आवाज़ लगाई जाती है, जो व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है, समीर जिसका नाम है, उसको अंदर भेजो, उससे बातचीत करनी है। समीर अब अधिकारी के सामने आता है, और जैसे अधिकारी के सामने आता है तो वो पूछा जाता है कि हाँ क्या बात थी, जरा शुरू से बताने की कोशिश करो, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए तुमसे बातचीत नहीं कर पाया। जब उसने फिर से बताना शुरू किया है तो जो पहले इस आईपीएस ऑफिसर से बोल रहा था वैसी बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब की बार कुछ नया तथ्य, नई चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तभी आईपीएस ऑफिसर का दिमाग खटक जाता है, खनक जाता है। वो कहता है अपनी टीम से कि हो ना हो इसकी बीवी जो गायब हुई है, बीवी के गायब होने में इसी का ही हाथ है, इससे पूछताछ करनी चाहिए। पुलिस वालों ने जब उससे पूछताछ वाली बात आती है तो उसको बिठाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है। शुरुआत में तो वो सही से जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन पुलिस ने सही तरीके से, यानी कि सख्ती से, जो फिल्में उसने देखी थी, ऐसा बताया जाता है कि उसने दृश्यम फिल्म देखी थी, और दृश्यम फिल्म को एक बार नहीं 4 बार देखा था। जब पुलिस ने उसे टॉर्चर करना शुरू किया है तो वो सबसे पहले यही बोलता है कि साहब मैंने दृश्यम 4 बार देखी है, आप मुझे ऐसा नहीं मार सकते, आप ऐसा मत करिए। यानी कि उसने फिल्म में जो देखा वही डायलॉगबाजी करना शुरू कर देता है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि यहाँ फिल्म नहीं चल रही बल्कि हकीकत चल रही है। अगर तुमने सच को सच नहीं बताया तो फिर अंजाम तुम्हारा क्या हो सकता है, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। पुलिस वालों ने जब उसके साथ सही से बात करना शुरू किया है, सख्ती से पेश आना शुरू किया है, तब उसने कहा कि उसकी पत्नी का सतेज पाटिल नाम का एक व्यक्ति से अफेयर चल रहा था, उसे चक्कर चल रहा था, उसके साथ वो चैटिंग करती थी, गंदी गंदी बातें करती थी, और रोज़ रोज़ की चैटिंग उससे परेशान करती थी। उसने अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं थी। अब वो करे तो क्या करे, इसलिए जब पत्नी मानने को तैयार नहीं है, उससे वो कुछ कह नहीं सकता था। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन रास्ते से हटाने के लिए उसने अपने उस घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर, यानी कि पुणे से 40 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है गोगलवाड़ी, वहाँ पर लगभग 18,000 रुपये प्रति महीना की दर से उसने एक गोदाम खरीदा। उस गोदाम में बहुत सारा सामान रखता था, क्योंकि वो मिस्त्री है, क्योंकि वो वेल्डिंग का काम करता है, इसलिए उसने एक बड़ा सा एक भट्टी तैयार करता है। ऐसी भट्टी जिसमें बहुत सारा ईंधन भी आ सके, कोई अगर आदमी को भी रखना चाहे तो वो भी उसके अंदर आ सके, ऐसी भट्टी तैयार करता है। भट्टी तैयार करने में कम से कम उससे 1 महीने का वक्त लग जाता है। जब वो बाहर से आता जाता है तब बाहर से आते जाते बहुत सारा ईंधन, जैसे लकड़ी होती है, पेट्रोल होता है और जलने वाली चीज़ें होती हैं, उसका भी वो लगातार इंतज़ाम कर रहा था। 1 महीना का बीत जाता है, उसको पता ही नहीं चलता, और वो तारीख आती है 26 अक्टूबर 2025 की तारीख है। वो अपनी पत्नी से कहता है, उसकी जो पत्नी है वो प्राइवेट स्कूल में टीचर है और वो पढ़ाती है। 2017 में इनकी शादी हुई थी, सब कुछ ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उस चैटिंग की वजह से, चैट करती है व्हाट्सएप पर, उसी से नाराज़गी इतनी बढ़ जाती है, वो अपनी पत्नी से कहता है चलो कहीं घूमने चलते हैं। पत्नी खुश हो जाती है, लेकिन बच्चों को साथ लेके नहीं जाते, माँ को साथ लेके नहीं जाते। मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर एक नवले ब्रिज होता है, उसे होते हुए पहुँच जाते हैं शिवाने से खेड़ शिवपुर। वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद
शिंदेबाड़ी में एक होटल लगता है, होटल में जाके कहते हैं कि हमें भेलपुरी खानी है लेकिन पैक कर देना, उससे हम घर जाके खाएंगे। अब वहाँ भेलपुरी लेते हैं, भेलपुरी लेने के बाद जहाँ पर वो गोदाम किराए पर लिया हुआ था गोगलबाड़ी में, वहाँ पहुँच जाते हैं। पति और पत्नी बैठ के आराम से इत्मीनान से भेलपुरी खा रहे थे और इसी बीच में इसको मौका मिल जाता है। और जैसे ही मौका मिलता है तो वो अपनी पत्नी का गला पकड़ लेता है और अपनी पत्नी का गला तब तक पकड़ता है, तब तक दबाता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। 10 मिनट का समय लगता है। जब उसकी पत्नी मर जाती है, उसे पूरी तरह से इत्मीनान हो जाता है कि अब ये ना कोई आवाज़ करेगी, ना कोई विरोध करेगी और इसकी सांसें थम चुकी हैं। जब उसे पूरी तसल्ली हो जाती है तो जो उसने एक बहुत बड़ा सा भट्टी बनाई थी, तैयार की थी, उस भट्टी में अपनी पत्नी को डालता है। हालांकि पहले वो ईंधन रखता है, ईंधन रखने के बाद पत्नी को डालता है। वो ठीक वैसे ही प्रोग्राम बनाता है जैसे कि एक चिता पर किसी इंसान की लाश को जलाया जाता है। चिता बनाई जाती है लोहे की भट्टी में और उसमें वो आग लगा देता है। उसका तब तक जलने का इंतज़ार करता है जब तक वो पूरी तरह से राख नहीं हो जाती। जैसे राख हो जाती है, दिन निकलता है। 27 अक्टूबर 2025 की तारीख थी। नज़दीक में ही एक नदी बह रही थी। उसने जो भी राख थी उस राख को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद उस राख को उस नदी में बहा देता है। अब यहाँ पर जो उसने भट्टी तैयार की थी, थोड़ी बहुत ईंटों का प्रयोग किया था, उन ईंटों को भी खुर्द-बुर्द कर देता है और उसे भी दूर दराज इधर उधर फेंक देता है, बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। रही बात उस लोहे की भट्टी की, लोहे की भट्टी को लेके जाता है और ले जाने के बाद उसे किसी कबाड़ी वाले को बेच देता है। कहता है कि साहब मैं इसका क्या करूँगा, मेरे को समझ में नहीं आता। इसलिए जो भी दाम मिलते हैं उसको मिलने के बाद वो सब ये काम करता है। अब सीधा घर जाता है। घर जाने के बाद अपने बच्चों से पूछता है, अपनी माँ से पूछता है कि क्या तुमने उसे देखा है पत्नी को। लेकिन पत्नी का कुछ अता पता था ही नहीं। जब पत्नी जब उसका कोई अता पता नहीं चलता है तब वो थोड़ा परेशान हो जाता है। अंजलि नाम उसकी पत्नी का। अंजलि घर पे नहीं मिलती है। वो ऐसा नाटक करने लगता है जैसे कि कहीं वो अचानक से गायब हो गई है। अंजलि जहाँ जहाँ भी जाती थी, जिससे बातचीत करती थी, जिस विद्यालय में पढ़ाती थी, जो उसके रिश्तेदार थे, हर किसी से बातचीत करता है। इतना सीरियस होकर बातचीत कर रहा था कि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पूरा जो उसने किया था, पूरा षड्यंत्र, पूरा उसने जो एक स्वांग रचा था, उस स्वांग बिल्कुल असली जैसा दिखने लगता है। जब वो कहीं नहीं मिलती है तब वो 28 अक्टूबर 2025 को सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाने के बाद अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराता है। लेकिन उसका बार बार थाने आना, बार बार बयान बदलना, यही पुलिस को खटक जाता है, परेशान कर देता है। और फिर पुलिस से ये दावा कर रही है कि हमने सारे सबूत जुटा लिए हैं, लेकिन उसकी पत्नी की लाश तो है ही नहीं। वो राख बन चुकी है, राख नदी में बह चुकी है। कितने दिन ये मामला अदालत में टिकेगा, कोर्ट में जाएगा, ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब बड़े अधिकारी डीसीपी संभाजी कहते हैं कि ये इसकी पत्नी का कोई चाल चलन ख़राब नहीं था, बल्कि पत्नी की कोई बात नहीं थी। करीब करीब 1.5-2 महीने पहले ये हैदराबाद जाता है, यानी कि पुणे से लगभग 550 किलोमीटर दूर, और अपने ही दोस्त के घर पर बैठकर उसका मोबाइल लेने के बाद अपनी ही पत्नी से बातचीत कर रहा था। हो सकता है कि इसके बातचीत करने के अंदाज से इसकी पत्नी को यह अंदाज़ा हो गया हो कि दोस्त बात नहीं कर रहा है बल्कि उसका पति बात कर रहा है। इसीलिए उसने आई लव यू की जगह आई लव यू टू का जवाब दिया था। पत्नी में कोई खोट नहीं था, बल्कि खोट था तो इसके अंदर इसका किसी महिला से अवैध संबंध या चक्कर चल रहा है, और ये उस चक्कर को बरकरार रखने के लिए अपनी पत्नी से दूरी बनाना चाहता था। और पत्नी शायद इस बात का विरोध करती होगी, इसलिए उसने उसे रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग की थी। लेकिन प्लानिंग भले ही चाहे कितनी सटीक की हो, चाहे उसने कोई सबूत छोड़ा है नहीं छोड़ा है, लेकिन ये केस ज़्यादा दिन तक अंधेरे में नहीं रहता है, उजाला होता है, पता चल जाता है कि कातिल कौन है। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार किया। 7 नवंबर 2025 को घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है, और खुलासा करने के बाद जब ये लोगों को पता चलता है तो यकीन नहीं हो रहा था, और यकीन उन दोनों बच्चों को भी नहीं हो रहा था। जो बच्चा 3री क्लास में पढ़ता है, जो बच्चा इसका 5वीं क्लास में पढ़ता है, कि पिताजी आखिरकार माँ को ऐसा कैसे मार सकते हैं। यानी कि उसकी माँ को भी यकीन नहीं है कि वो बहू को ऐसा कैसे मार सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है दृश्यम फिल्म जैसी फिल्म है, या और अन्य कोई ऐसी क्राइम की सीरीज आती हैं, उनको चाहे आप एक बार नहीं 100 बार देख लीजिए, लेकिन कहीं ना कोई गलती कर दी जाती है। ये जो फिल्म देखते हैं, ये जो कुछ सीरियल देखते हैं, ये उसका एंड नहीं देखते, क्योंकि एंड में हर कातिल, हर अपराधी पकड़ा ही जाता है, उसे सलाखों के पीछे जाना ही पड़ता है। काश वो फिल्म देखें तो आखिर का पार्ट ज़रूर देखें। ध्यान में रखें कि देर हो जाएगी लेकिन वो पकड़े ज़रूर जाएंगे। इसलिए कोई भी क्राइम, कोई भी अपराध करने से पहले हज़ारों बार सोचना चाहिए, और ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। जाते जाते भंवर सिंह हैं, सत्यम पासवान हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं, जावेद खान जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें
सुमन शर्मा, गरिमा सिंह, परविंदर कुमार, शहजाद अली, उमेश कुमार पटेल, अजहान खान, नितेश गौतम, राजेश्वर कुशवाहा, जिया अंसारी, गुड़िया कुमारी, विशाल चौधरी, खुशबू यादव, रंजीत सिंह, बलवंत सिंह, राजीव सिंह कुमार, प्रिंस बंसल, रफ़ीक खान, तौफीक सहारनपुरी, कोमल चौधरी, मुराद खान, दिलीप, संदीप, वर्षा गोस्वामी, टोनी, शिव कुमार पासवान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।